तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप तमाम लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले कुछ कल के एपिसोड के लिए कुछ लोगों के सवाल थे। एक सवाल बड़ा कॉमन था कि जब कार में गोली चलाई गई थी तो वो कितने फासले से चली थी, क्योंकि अगर बाहर से चलाई तो थोड़ी दूरी होगी, लेकिन अगर ख़ुद पति ने मारा बराबर की सीट पर बैठ के तो वो बिल्कुल करीब से मारा होगा। तो क्या पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी चीज़ों से पता नहीं चला कि आमतौर पे जब रोड रेज होता है या इस तरीके से कार को निशाना बना जाता, कोई हमलावर आता है तो वो दूर से कभी निशाना नहीं लेता, या तो फिर वो शीशे के पास अपना गन रखता है और वहाँ से फायर करता है, या शीशे को करीब ले जाकर गन को फायर करता है। और यहाँ पे चूँकि एक ड्राइविंग सीट और उसके बराबर की सीट पे फासला बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी। और उसने यही बताया था कि जो हमलावर था उसने पिस्टल से बिल्कुल करीब से लाकर गोली मारी थी, तो इसलिए कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। और पुलिस को भी ये बात मालूम थी और पुलिस ने फिर देखा था, तो वो गोली का फासला जो है वो उस हिसाब से था कि हाँ, कोई बिल्कुल कार के पास आए और करीब से गोली चलाए। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा 4-5 फीट की दूरी से गोली चली ऐसी बात नहीं थी, और ना उसने अपने बयान में कहा था। अब लौटते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी भी एक मर्डर मिस्ट्री है और इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, कई चीज़ें हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत सी जगह है कांगड़ा। कांगड़ा में एक होटल है, होटल विशाल। तारीख थी 15 फरवरी 2011, 8 साल पहले की बात है। तो इस होटल में, और चूँकि जनवरी का महीना था, ठंड भी थी, फरवरी का, रूम नंबर 517 में एक कपल ठहरा हुआ था। हाँ, एक लड़की और एक शख्स, और ये लोग एक दिन पहले ही वहाँ आए थे। तो रात वहीं रुकते हैं, अगले दिन सुबह होती है, लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए बाकी के लिए जो वेटर है या फिर हाउसकीपिंग वाले हैं वो घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं, काफ़ी वक्त बीत जाता, फिर लगता है कि आराम से उठने वाले गेस्ट हैं, तो वेट करते हैं। लेकिन फिर दोपहर होते होते जब उन्हें थोड़ा डाउट होता है, ऐसा कई मामलों में हुआ है कि जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो फिर शक होता है, तो होटल के स्टाफ को शक हुआ। फिर उन्होंने काफ़ी दरवाज़ा पीटा, घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं। इत्तेफाक से चूँकि ये कांगड़ा है और हिल एरिया, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो एक स्टाफ होटल के पीछे जाता है और विंडो से अंदर झांकता है। जब वो विंडो से अंदर झांकता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो देखता है कि बेड पर एक शख्स की लाश पड़ी हुई और पूरा बेड खून से एकदम लथपथ है। तो वो चीखता हुआ आता है। फिर होटल के बाकी स्टाफ फ़ौरन वो भी सकपका जाते हैं, लोकल पुलिस को ख़बर देते हैं। पुलिस आती है। पुलिस की फिर मौजूदगी में उस दरवाज़े को मास्टर की के ज़रिए खोला जाता है और वो तमाम लोग अंदर जाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो मरने वाला था उसकी उम्र शायद 45 साल के आसपास होगी, और बुरी तरह से उसको मारा गया था चाकू से। कोशिश ये भी की गई थी कि उसके चेहरे की शिनाख्त ना हो, लेकिन फिर भी चेहरा थोड़ा बच गया था। तो पुलिस शुरुआत करती है, पूछताछ करती है कि इस कमरे में और कौन था, तो पता चला कि इस कमरे में एक और लड़की थी साथ में। तो वो लड़की कहाँ है, तो मालूम हुआ कि वो सुबह से गायब है। तो पहला शक यही था कि इस लड़की के बारे में कि कौन है, क्या है। तो अब खैर मरने वाले की शिनाख्त ज़रूरी थी। रूम की तलाशी ली गई, सामान में बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं, कोई ऐसा आईडी प्रूफ और बाकी चीज़ें भी नहीं मिली। तो फिर रजिस्टर को खंगाला गया। तो जो रजिस्टर को खंगाला गया तो उसमें एक जो नाम लिखा हुआ था और पता था दिल्ली का रोहनी इलाके का, और बड़ा वेग सा एड्रेस था। तो उस पते को खैर पुलिस ने लिया और अपने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस एड्रेस को थोड़ा शिनाख्त करें। वहाँ गए तो पता चला कि वो पता ही फर्जी है, तो पता गलत। अब पुलिस के सामने परेशानी कि वो क्या करे, क्योंकि एक लड़की थी वो गायब। इस होटल में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, छोटा सा होटल था ये, जिससे कुछ पता चले। ले दे के अब पुलिस के पास सिर्फ एक आधी अधूरी शक्ल थी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा चाकू की वजह से उसमें काफ़ी जख्म थे। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और सबसे पहले अब ये है कि इस लाश की शिनाख्त हो, उसकी कोशिश शुरू की। वहाँ के कुछ लोकल अखबार में ये खबर छपी, तस्वीर भी पुलिस ने छपवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2, 3, 4, 5, 10 दिन गुजरता गया, लेकिन कोई आगे नहीं आया पहचानने के लिए। इस बीच में पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश जारी रखती है, सब कुछ ढूंढती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। बार बार होटल में जाकर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर एक चीज़, चूँकि कमरे का जब वो पूरा रिकन्स्ट्रक्ट करती है तो देखती है कि इस कमरे में एक शख्स को अगर इतनी बार चाकू मारा गया है
तो जाहिर सी बात है वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, बचने की कोशिश की होगी, शोर किया होगा। तो जो आसपास के कमरे हैं उसमें किसी ने क्यों नहीं उसकी चीख सुनी। तो ये चेक करने के लिए पुलिस ने उस कमरे के साथ, मतलब रूम नंबर 517 के साथ ये देखना शुरू किया कि आसपास में कौन सा कमरा है। तो बराबर में जो कमरा था 517 के, वो पता चला उस दिन खाली था। 517 के ठीक सामने एक कमरा था 516, आमने सामने एकदम दोनों के डोर थे। तो जब उसके बारे में तफ्तीश की गई तो पता चला कि यहाँ भी 2 लड़के आए थे करीब 30-35 साल की उम्र के, और एक दिन पहले ही उन्होंने चेक इन किया था, मतलब 14 फरवरी को ही, जब इस 517 के जिस दिन इन लोगों ने चेक किया था। तो पुलिस चेक करवाती होटल से पूछती कि ये दोनों कहाँ हैं, इनके बारे में रिपोर्ट। तो पता चला कि 15 फरवरी की सुबह ही इस कत्ल के खुलासे से पहले वो दोनों बाहर निकले थे टहलने के लिए, और उसके बाद बिना चेकआउट किए ही वो गायब हो गए। वो वापस आ ही नहीं अपने कमरे में, और उनके कमरे में कोई सामान नहीं था। तो ये बड़ी अजीब चीज़ थी कि कमरा नंबर 517 के ठीक सामने का रूम लिया 516 नंबर, और उसके दोनों गेस्ट गायब बिना चेकआउट किए हुए। उन्होंने एडवांस पहले ही दे रखा था रूम का। तो जब एडवांस लेते हैं तो आमतौर पे होटल में कई बार ऐसी भी लापरवाही होती है, कौन आ रहा जा रहा पूछते नहीं है, लेकिन आप पैसे नहीं देते हैं तो कई बार आपको बाहर जाते हुए सामान के साथ टोक भी दिया जाता है। तो पुलिस को ये सुराग तो मिला, लेकिन ये भी खाली, क्योंकि उन दोनों की कोई शिनाख्त नहीं, सीसीटीवी कैमरा था नहीं, रजिस्टर में उनका भी नाम देखा गया, वो दोनों नाम जो मिला उसका भी पता जो है दिल्ली, वो भी निकला फर्जी। तो कुल मिला के 0, पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं, कोई क्लू नहीं। और ये सारी अभी तफ्तीश बस ऐसे ही चल रही थी। 15 दिन गुजर गए, 15 दिन तक पुलिस के हाथ खाली रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे कि कुछ सुराग मिलता। 15 दिन के बाद एक फैमिली कांगड़ा पहुंचती है और कांगड़ा पुलिस स्टेशन जाती है, और वो वहां जाकर बताती है कि ये जो अखबार में फ़ोटो छपा है, जो न्यूज़पेपर में खबरें छपी थी, उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। कहते हैं कि ये तस्वीर जो है ये एक्चुअली सुरेंद्र पाल की है, और सुरेंद्र पाल का भाई, बाकी उनके रिश्तेदार, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं कि अखबार में फ़ोटो देखी थी। तो पहली बार जो पुलिस को कामयाबी मिलती है वो उस तस्वीर से। और सुरेंद्र पाल की जो फैमिली थी वो होशियारपुर की थी, पंजाब के। तो वो पहुँचती है और फ़ोटो देख के बताती है कि ये सुरेंद्र पाल हैं और ये हमारे भाई हैं। तो पुलिस को पहले कि चलो एक कामयाबी मिली कि कम से कम मरने वाले की शिनाख्त हो गई। अब इसके बाद इस दौरान में पुलिस ने काम किया, जब कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तो 14 और 15 फरवरी की रात को उस विशाल होटल के आसपास के जितने लोकेशन जो मोबाइल एक्टिव थे उन सब की वो डिटेल निकालती है, यहाँ पे कितने मोबाइल एक्टिव थे, कितने कॉल आए, कितने कॉल गए। अब वो बहुत सारे नंबर थे, सैकड़ों नंबर थे, बट उसमें से पहले पुलिस ने फिर 50 को ज़ीरो इन किया, फिर उस 50 में से 10 को किया जिनमें सबसे ज़्यादा कॉल जा रहे थे और आ रहे थे, और फिर उस 10 में से करते करते पुलिस ने सबको जब खंगाला तो पता चला कि कुछ होटल के आसपास के लोग थे, कुछ घर के लोग थे, कुछ होटल का ही स्टाफ था। तो नंबरों को दरकिनार करते करते एक नंबर पे पुलिस की जाके नज़र ठहरती है, और उस नंबर, ये नंबर था 8968172628। इस नंबर पे इसलिए नज़र ठहरती है कि ये ना तो होटल के स्टाफ का था, ना होटल के आसपास के लोगों का था। और ख़ास बात ये थी कि 14 फरवरी की रात से लेकर 15 फरवरी की सुबह तक इस मोबाइल से कॉल किए गए थे, और उसके बाद से ये मोबाइल बंद था। तो अब पुलिस को लगा कि, और ये बात है ये करीब 15 दिन हो चुके हैं, इस बीच में एक फैमिली आती है होशियारपुर से, और वो कहती है कि ये सुरेंद्र पाल है मरने वाला, होशियारपुर का रहने वाला, दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, इसकी बीवी हैं। तो लेकिन कांगड़ा क्यों आया ये उसकी पूरी फैमिली को भी नहीं मालूम था कि आखिर ये होटल तक क्यों आया जबकि इसको दिल्ली में होना था। तो पुलिस को शक उस लड़की पे था कि वो लड़की कौन थी जो इसके साथ आई थी, शायद घर वालों से छुप के यहाँ आया था, और वो लड़की ही सस्पेक्टेड थी। लेकिन घर वालों को कोई जानकारी थी नहीं। तब पुलिस ने अचानक जो एक नंबर को ज़ीरो इन किया था वो नंबर सुरेंद्र पाल की फैमिली को दिखाता है और पूछता है कि ये नंबर है, इस पर हमें डाउट है, तो ये नंबर आप जानते हो। जैसे ही वो नंबर देखती है सुरेंद्र पाल की फैमिली चौंक उठती है, इसलिए कि वो नंबर सुरेंद्र पाल की बीवी नरेंद्र कौर का था।
अब जैसे ही ये बात वो लोग पुलिस को बताते हैं तो पुलिस की भी हैरानी होती है कि मौका वारदात पर सुरेंद्र पाल की बीवी नरेंद्र का मोबाइल कैसे, जबकि नरेंद्र कौर होशियारपुर में है। अब इसके बाद पुलिस और तफ्तीश करती है तो फिर एक चीज़ पता चलती है कि 14 और 15 फरवरी को नरेंद्र कौर को होशियारपुर में किसी ने नहीं देखा था। वो कह रही थी कि कहीं तबीयत ठीक नहीं है या कहीं गई है किसी से मिलने के लिए, बट शहर के बाहर नहीं। लेकिन देखा किसी ने नहीं। पुलिस ने हर तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि हाँ, उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। इसके बाद पुलिस की टीम होशियारपुर पहुंचती है। होशियारपुर पहुंचने के बाद नरेंद्र कौर से पूछताछ करती है। नरेंद्र कौर सिरे से मना करती है, कहती कि नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं, और मेरे हस्बैंड को तो वहाँ होना चाहिए था और दिल्ली में, कांगड़ा कैसे गए मुझे नहीं मालूम। तो फिर पुलिस नरेंद्र कौर को, जो पुख्ता सबूत पुलिस को मालूम था कि है, तो ऑफिशियली हिरासत में लेकर वहाँ से कांगड़ा लेकर आती है। कांगड़ा लाने के बाद पुलिस उस मोबाइल का डिटेल बताती है और वो नंबर जो है जिससे कॉल किए गए थे उन नंबरों को ढूंढवाती है। और फिर होटल के स्टाफ से जैसे ही आमना सामना होता है तो होटल का स्टाफ पहचान जाता है कि 14 फरवरी की रात को इस रूम नंबर 517 में जो सुरेंद्र पाल था उसके साथ यही लेडी थी, यानी सुरेंद्र पाल की अपनी पत्नी। अब सवाल है कि सुरेंद्र पाल के घर वालों को पता नहीं है उसकी बीवी उसको वहाँ लेकर होटल क्यों आई और फिर वो भाग क्यों गई। तो ये सारी चीज़ें और होटल के जब स्टाफ ने पहचान लिया तब फिर नरेंद्र कौर के पास बचने का कोई बहाना नहीं था। इसके बाद फिर नरेंद्र कौर ने पूरी अपनी कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि इन दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी, नरेंद्र कौर की और सुरेंद्र पाल की। पर नरेंद्र कौर शुरू से ही थोड़ी आज़ाद ख्याल की थी। शादीशुदा ज़िंदगी उसको रास नहीं आ रही थी। नरेंद्र कौर इधर एक ट्रैवल एजेंसी में दिल्ली में काम करता था, तो काफ़ी वक्त तक दिल्ली में ही रहता था। इस दौरान में नरेंद्र कौर की अपने एक पड़ोसी जिसका नाम जगदीश था, उससे इश्क हो जाता है और दोनों की ज़िंदगी अपना ठीक चल रही थी। लेकिन जगदीश से इश्क के करीब 6 महीने 7 महीने के बाद उसी मोहल्ले में रहने वाला एक और लड़का जिसका नाम भूपेंद्र था, नरेंद्र को फिर उससे प्यार हो जाता है। तो अब एक शादीशुदा नरेंद्र और उसके दो आशिक, और कमाल की बात ये थी कि उन दोनों आशिकों को यह मालूम था कि वो दोनों से प्यार करती है और दोनों को कोई एतराज़ नहीं था। जब वक्त बीतता गया, अच्छा जाहिर सी बात ऐसी चीज़ें बहुत छुपती नहीं है, तो आस पड़ोस के लोगों ने कई बार इन लोगों को मिलते हुए देखा होशियारपुर जैसी जगह पे। तो फिर बात सुरेंद्र के कान तक पहुंची। वो दिल्ली से वहाँ गया, उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा, धमकी दी कि उन दोनों से मिलना जुलना छोड़ दे, और उसके बाद उसने घर वालों को भी अपने सबको कहा कि इस पर नज़र रखो। तो इन बंदिशों और इसकी इस रोक टोक से नरेंद्र को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि जब तक सुरेंद्र है तब तो ये मिलना जुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब उसने अपने दोनों आशिकों के साथ मिलकर बोला कि रास्ता क्या है इसका। तो रास्ता और फिर यही निकला एक कि सुरेंद्र को रास्ते से हटा दो। इसके बाद कांगड़ा में एक मंदिर है जहाँ पे इसने सुरेंद्र पाल को कन्विंस किया कि वहाँ चलना है, वहाँ आप सब कुछ ठीक हो गया, मैं अभी इनसे मिलूंगी नहीं, तुम ही मेरी ज़िंदगी में हो, और एक बार कांगड़ा चलते हैं। लेकिन वहाँ पे चल के उस मंदिर में जो भी हम लोग मतलब जाएंगे और करेंगे तो ये गुप्त रखना है, इसलिए कि वरना फिर मन्नत पूरी नहीं होती है। ये उसने कन्विंस किया सुरेंद्र को और बोला इसलिए कि ये किसी को हम ना अपने घर में बताएंगे ना तुम किसी को बताना, और हम कांगड़ा जाएंगे। तो वो उस वक्त दिल्ली में था, तो इसने कहा कि ठीक है तुम डायरेक्ट कांगड़ा पहुँचो दिल्ली से और मैं यहाँ से कांगड़ा पहुँचती हूँ। इसके बाद नरेंद्र ने कांगड़ा में खुद रूम बुक कराया, फर्जी नाम से कराया, और ये वहाँ पहुँची। लेकिन इस साथ में इसने एक और काम किया। वहाँ पहुँचने के बाद इसने रूम नंबर 517 देखा और उसके बाद सामने रूम नंबर 516 था। कुछ देर के बाद फिर इसने अपने इन दोनों आशिकों को भी, उनको पहले से मालूम था कांगड़ा होटल विशाल, फिर उसने 516 नंबर रूम भी बुक कराया और ये दोनों रूम नरेंद्र कौर ने ही बुक कराया। उस रूम में इसके दोनों आशिक आए, वो ठहरे। तय वक्त पर सुरेंद्र दिल्ली से वहाँ पहुँचता है, रूम नंबर 517 में चेक इन करते हैं, या ऑलरेडी नरेंद्र उसकी वाइफ वहाँ पहले से थी। उसके बाद शाम होते होते चाय में वो बेहोशी की दवा मिला देती है जो पहले से ये दोनों उसके आशिक लेकर आए थे। जैसे ही बेहोशी की दवा मिला देती है और चेक करती है कि वो बेहोश हो गया, फिर वो रूम खोलती है, रूम नंबर 516 को नॉक करती है, फिर उन दोनों को कमरे में बुलाती है, वो अंदर आते हैं। उसके बाद वो उसे चाकू से, बेहोश सुरेंद्र के ऊपर चाकू से हमला करते हैं
और कोशिश ये थी कि उसकी शक्ल वकल बिगाड़ दें ताकि ये लाश जो है कोई पहचान में ना आए। और चूँकि कांगड़ा दूर तो पता ही नहीं चलेगा, इसका सुराग नहीं मिलेगा। तो ये सारी कोशिश करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह वो दोनों वॉक करने के बहाने जो 516 में थे, भूपेंद्र और जगदीश, वो होटल से निकल जाते हैं। इधर नरेंद्र कौर भी सुबह सुबह निकल जाती है, पर दोनों अलग अलग जाते हैं और ये वापस होशियारपुर पहुंच जाते हैं। शायद इस केस को सुलझाना बड़ा मुश्किल होता और नरेंद्र कौर को पकड़ना इस केस में बड़ा मुश्किल होता। उसने सारा इंतज़ाम, जो सारी प्लानिंग की थी, सब सही था। सिर्फ गलती एक की थी, उस होटल में पहुंचने के बाद अगले 10 घंटे में उसने उस मोबाइल से करीब 9 या 10 कॉल किए थे और उस कॉल करने की वजह से उसका लोकेशन जो था वो उस होटल का दिखा रहा था। अगर वो अपना मोबाइल यूज़ ना करती तो शायद नरेंद्र की मौजूदगी होशियारपुर की बजाय कांगड़ा में कभी साबित नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक मोबाइल के लोकेशन की वजह से सारा भेद खुल गया, गिरफ्तारी हुई। बाद में पुलिस ने उनके दोनों आशिक को भी गिरफ्तार किया, फिर जेल भेजा गया, मुकदमा अभी चल रहा है। तो ये कहानी एक ऐसी बीवी की थी जो इश्क में आमतौर पर हम लोग सुनते हैं, यहाँ एक नहीं 2-2 आशिक, और दोनों आशिक को भी पता है कि इसके दोनों आशिक हैं। और उस इश्क के चक्कर में जो बेचारा पति है वो उसकी अपने ही हाथ से उसकी वाइफ जो है वो जान ले लेती है और एक मोबाइल कॉल की वजह से पकड़ी जाती है। तो ये थी पूरी कहानी। और आज आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये कहानी है। मैंने सोचा था कि आज मैच है, लेकिन बारिश से मैच लगभग धुल गया है, पर बहुत सारे काम हैं। तो आज ये पहले थोड़ा सा करीब घड़ी देख के बता रहा हूँ आपको, 7:40 हो रहा है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मुलाकात हो नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू।